बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था परवेज़ खटक साहब का। इससे पहले भी काफ़ी प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए और इसका मकसद एक ही था कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को क्रश किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए। और इस वक्त बहुत सारी पार्टियाँ, बहुत सारे सेगमेंट जो हैं इस वक्त सरगर्म अमल हैं। और चूँकि इलेक्शन की आमद है और इक़्तिदार का सूरज वो गुरूब होने वाला है और उसके बाद जो कुछ होना है वो पाकिस्तान के अवाम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान के अवाम 25 करोड़ अवाम है और बड़े बाशऊर हैं और उन्होंने पिछले 15 महीनों में जिस शऊर का मुजाहरा किया है और जिस जबर का, फाशिज़म का और डिक्टेटरशिप का किया है सामना और बड़ा डटकर मुकाबला कर रहे हैं। अब उनके हिसाब लेने का वक्त है और उनके हिसाब लेने का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे हाथ पाँव फूले हुए हैं। पहले 13 जमातें थी, फिर 14 जमातें होंगी, फिर 15 जमातें होंगी और 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मुख्तलिफ सेगमेंट जो है वो निकाले जा रहे हैं। कोई नून लीग की तरफ जा रहा है, कोई पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा है, कोई मौलाना साहब की तरफ जा रहा है। एक नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, IPP आ गया। IPP में भी बहुत सारी जमातों का मुरक्कब था। IPP में भी सिर्फ एक सेगमेंट नहीं था, उसमें तरीन ग्रुप है, अलीम ग्रुप है, चीना ग्रुप है और फलां ग्रुप है, बेशुमार ग्रुप उसमें भी थे। उसमें भी कुछ नून लीग के थे, कुछ पीपल्स पार्टी के निगलेक्टेड, वो सारे के सारे उसमें आ गए। और फिर वो IPP हो गया, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। और फिर एक चौधरी शुजात साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, उसके गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश की गई। उसमें हवा भरी जा रही है। लेकिन वो हवा जो है वो इतना लीक है कि जितनी हवा भरते हैं वो निकल जाती है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ साथ बाकी अब जो एस्टेब्लिश जमातें हैं वो अब इधर उधर लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। और जो एस्टेब्लिश जमातें हैं वो अपना अपना खाता करके पूरा बैठी हैं। वो कहती हैं हम तो इनको नहीं लेंगे, ये इनके नहीं हुए तो उनके नहीं हुए तो ये हमारे कैसे होंगे। लिहाजा एक नए से नए तजर्बात किए जा रहे हैं और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ यही है। परवेज़ खटक साहब की जमात जो है वो बनने से पहले, जैसे IPP बनने से पहले ठुस हो गई और उसके भी गुब्बारे से हवा निकल गई और उसमें भी मीडिया में हाइप बावजूद कोशिश की कि मीडिया को ख़ास हिदायत थी कि जनाब ज़रा थोड़ा सा मेहरबानी करें, इनको उछालें। तो मीडिया ने भी बतेरी कोशिश कर ली, वो कोई बात नहीं बनती। वो जैसे टीवी पे वो चेहरे आते हैं लोग शिफ्ट हो जाते हैं। व्यूअरशिप कम हो गई है टीवी चैनल्स की। अगर आप जाके टीवी चैनल्स की व्यूअरशिप देखें तो वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, लोग नहीं देखते। और अगर वही चीज़ें, क्योंकि हमें कहाँ से पता चलता है इस व्यूअरशिप का, अगर आप वही चीज़ें आप आ जाएँ सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे और वहाँ पे जाके देखें कि वो प्रोग्राम, जो सारी गुफ्तगू वो कितने देखे जा रहे हैं, तो वो तो देखे जा रहे हैं 2000, 1500 उसके व्यूज़ हैं, 1500 हैं, 2000 हैं, 4000 हैं, 5000 हैं, 7000 हैं और वो भी हफ्ते 10 दिन का, इससे ज़्यादा का नहीं है। एक आध प्रोग्राम, 2-3 प्रोग्राम है जो सिक्का बंद है, उनकी व्यूअरशिप वो भी है लेकिन वो भी बहुत नीचे आई हुई है। फॉर एग्जांपल लाख व्यूज़ आते थे तो उसके व्यूज़ हो गए हैं 30,000 पे आ गया, 40,000 पे आ गए हैं। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। उसकी रीज़न यही है कि जो खबरें हैं वो हैं नहीं, जो असल हकीकत है वो दिखाई नहीं जाती। तो बहरहाल परवेज़ खटक साहब का मामला एक इसका क्या बना वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक ज़रा चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितनी कोशिशें की जा रही हैं परवेज़ खटक साहब के साथ साथ। उसकी रीज़न है कि एक मेरे सामने एक खबर पड़ी है और वो खबर है कि अब तक क्या किया जा चुका है। 142 अरब रुपया, 142 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद की रकम जो है वो रिलीज़ की जा चुकी है। 142 अरब 50 करोड़ रुपए की। और ये अदाद-ओ-शुमार किसके हैं? ये अदाद-ओ-शुमार हमारे नहीं हैं, ये प्लानिंग कमीशन के हैं, वजारत प्लानिंग कमीशन मनसूबाबंदी के, जो किस मद में जारी किए गए हैं? वो जारी किए गए हैं PSDP, ये जो तरक्याती डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है ना, सड़कें बनानी है, पुलियाँ बनानी है, MNS को दिया जाता है और MPS को दिया जाता है, विजियों को दिया जाता है, अपने अपने हलकों में जी आप ये तरक्याती काम करने हैं। उस मद में 142 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च दिया जा चुका है, रिलीज़ किया जा चुका है। और दूसरी जानिब जो सिर्फ इन चंद दिनों में बजट अप्रूवल के बाद 21 अरब रुपया, 20 अरब रुपया जारी किया जा चुका है और मज़ीद 41 अरब रुपये मज़ीद जारी करने हैं। तो ये सारे आदाद-ओ-शुमार बताने का मकसद ये है कि इस हद तक कोशिश की जा चुकी है। इसको कहते हैं प्री पोल रिगिंग, यानी कि इलेक्शन से पहले की धांधली। और उसमें ये पैसे जाते हैं
और इन पैसों में से कुछ लगने होते हैं, कुछ किकबैक्स होने हैं, और उन्हीं में से खर्चा निकाल के MNAs और MPAs ने इलेक्शन लड़ना होता है। तो ये हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो ये सारे काम कर रहा है, और बजट भी इन्हीं शराइत के तहत मंजूर हुआ था। अगर IMF को ये पता चल जाए कि उनके जो पैसे हैं 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जो दिया है, वो तो उन्होंने तो कहा था कि इसको कम करें और सोशल सेक्टर पे खर्च करें, तो हेल्थ कार्ड बंद किया जा रहा है, सोशल सेक्टर पे पाबंदी लगाई जा रही है, वहाँ पे कट लगाया जा रहा है, पेंशनर्स के पे कट लगा दिया, तनख्वाहों पे कट लगा दिया, और सहूलत कार्ड पे कट लगा दिया, हेल्थ इंश्योरेंस पे, और फिर टारगेटेड सब्सिडी देनी थी वो नहीं दी जा रही, यूटिलिटी स्टोर्स पे कीमतें ज़्यादा हो गई हैं, कीमतें बढ़ रही हैं। अगर उनको ये पता चल जाए कि सेहत पे खर्च नहीं है, तालीम पे खर्च नहीं हो रहा, और सोशल सिक्योरिटी पे खर्च नहीं हो रहा, ये पैसे तो जा रहे हैं आपके तरक्याती फंड्स के नाम पे, तो वो IMF आपके साथ क्या करेगा। तो ये तो है, और ये सारा कुछ किया इसलिए जा रहा है कि PTI किसी भी तरीके से इमरान खान की पीछे रह जाए और हम आगे निकल जाएं। लेकिन बात यहाँ तक नहीं बनी, फिर आगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का भी गुब्बारा फट गया, और लोगों ने कहा जी कि ये तो हुक्मरान इत्तेहाद हुकूमती जमात ही है। उन्होंने कहा नहीं, हुकूमती जमात नहीं है, हमने बुला लिया है ओन चौधरी साहब को भी और नुमान लंगड़ियाल साहब को भी वापस बुला लिया। वो पता चला बिल्कुल नहीं बुलाया, उन्होंने कहा नहीं आप काम करें और आपका होना बहुत ज़रूरी है शहबाज काबीना में, आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो लिहाजा वो रोक दिया 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद। अब परवेज़ खटक साहब का बड़े अरसे से चल रहा था मामला कि जी परवेज़ खटक साहब आ रहे हैं, माहौल बनाया जा रहा था, एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये माहौल बनाया जा रहा था। हर 2 दिन के बाद सोशल मीडिया पे ये सिलसिला शुरू हो जाता था, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वो खोदा पहाड़ निकला चूहा, और वो परवेज़ खटक साहब ने बता दिया। पहले तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की, वो नाकाम हुई, और परवेज़ खटक साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने फारिग कर दिया, जमात से निकाल दिया। और इस वक्त सिचुएशन ये चल रही है कि 3 वज़राए आला जो हैं इमरान खान साहब के साबिक, परवेज़ खटक साहब पार्टी छोड़ गए, उन्होंने नई पार्टी बना ली, और नई पार्टी में दूसरे साबिक वज़ीर आला महमूद खान जो हैं वो भी शामिल हो गए। ये 2 चेहरे, मेन चेहरे यही हैं। उसके बाद फिर आ जाए पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब, सियासत से छोड़ दी, पार्टी छोड़ दी, वो किनारा कश हो गए, वो खामोशी से बैठे हैं। और फिर आ गए चौधरी परवेज़ इलाही साहब। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि आखिरी वज़ीर आला थे खान साहब के, और चंद हफ्तों के वज़ीर आला थे पंजाब में, और जिन पर सबसे ज़्यादा शक किया जा रहा था और PTI के अंदर के लोग शक कर रहे थे, वो डटे हुए हैं, वो सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए, और वो उन्होंने जेल भी बर्दाश्त कर ली, और जेल भी 6x6 कमरे की और सख्त तरीन जेल जो है वो बर्दाश्त कर ली, वो अभी बर्दाश्त कर रहे हैं। उनकी ज़मानतें होती हैं, उनको गिरफ्तार रिहा नहीं कर रही पंजाब गवर्नमेंट, 14 जमातें मिल के वो उनको गिरफ्तार किया हुआ है, और आखिरी ज़मानत हुई, हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया कि किसी नामालूम मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद उनको 3 MPO के तहत दोबारा बंद कर दिया गया 1 महीने के लिए, और ये सारा कुछ हो रहा है। तो वो कायमो दायम, बाकी तीनों फारिग हो गए। अब आते हैं, ये सब कुछ हो गया, अब हो क्या रहा है। अभी परवेज़ खटक साहब के जो है वो स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी, और अभी माहौल बनाया जा रहा था कि नई जमात आ गई और पूरी की पूरी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो PTI का सफाया हो गया। लेकिन उसके बाद तरदीद आना शुरू हो गई, और 7 अफराद जो हैं वो उन्होंने तरदीद कर दी, 7 लोगों ने तरदीद कर दी, और अभी तरदीद आनी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे मीडिया ट्रायल ज़्यादा किया जा रहा है, मीडिया में माहौल ज़्यादा बनाया जा रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है वो सारों से छुपाई जा रही है। तो उसमें 7 लोग अब तक तरदीद कर चुके हैं, और साबिक डिप्टी स्पीकर उसमें महमूद जान भी शामिल हैं, साबिक MPA लोअर दीर आज़म खान भी शामिल हैं, और उसके साथ साथ दीगर जो लोग हैं उनके वह बाकायदा वॉइस मैसेजेस आ रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि जनाब हम इसमें शामिल नहीं हैं। पहले 5 थे, फिर 7 हो गए, 7 लोग अब तक तरदीद कर चुके हैं, और वो बता रहे हैं। और हो ये रहा है कि कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, तो कोई कहीं पड़ा है, तो कोई कहीं पड़ा है। और ये पार्टी भी कैसे बनाई गई कि जिनकी कल ज़मानतें जो जुडिशल रिमांड पे जेलों में हैं, या पुलिस कस्टडी में हैं, या फिजिकल रिमांड पे हैं, उन लोगों को जेलों से रिहा करके ये पार्टी बनाई गई। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे तहरीक आदम एतमाद हुई थी, और उसमें जेलों से लोगों को लाया गया, और ला के एक वोट पूरा करके किया गया, और फिर 15 महीनों में जो हुआ वो हमारे सामने है। तो ये है इस वक्त की सिचुएशन। इमरान खान साहब जो हैं वो बदस्तूर अपनी जगह पे कायम दायम हैं, और ये सिलसिला शुरू हुआ था 9 मई के बाद,
और 9 मई का मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट में वापस आने लगा है। उसमें एक दे दिया है, जवाब दाखिल करवाया है फेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में, और वो जवाब 31 सफ़ात पर मुश्तमिल है और उसमें अटॉर्नी जनरल की तरफ से जमा करवाया गया है। और उसमें वफाकी हुकूमत ने ये कहा है कि फ़ौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तें काबिल समात नहीं हैं, इनको तो किया जाए रिजेक्ट, क्योंकि दरख्वास्त गुजारान ने हाई कोर्ट्स के बजाय बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। यानी टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो कह रहे हैं कि पहले हाई कोर्ट रजू करें, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये बराह रास्त नहीं आ सकते, लिहाजा इसको करें ख़त्म। लेकिन उसका जो जवाब है वो ये है कि ये चूँकि मामला हाई कोर्ट्स का नहीं बल्कि कई हाई कोर्ट्स का है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ लोग हैं, कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डोमेन में आते हैं, कुछ लाहौर पंजाब हाई कोर्ट के आते हैं, कुछ पेशावर हाई कोर्ट के आते हैं। तो जब ये ज़्यादा, और कुछ सिंध के, जब ये ज़्यादा हो जाए तो फिर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट, ये पॉइंट है। इसलिए इसमें कोई इतना वजन नहीं है कि आप इसको सुने ना। आगे वो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने यह भी कहा कि आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आईन पाकिस्तान से पहले से मौजूद है, जिन्हें आज तक चैलेंज नहीं किया गया, और इन एक्ट्स के तहत उठाए गए तमाम इक़दामात कानून के मुताबिक दुरुस्त हैं। वो कहते हैं जी जो कुछ हो रहा है क्योंकि कानून मौजूद है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इसको केस को ना सुने। अगर सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें खारिज कर दी तो मुतासरा फरीक हाई कोर्ट में हक मुतासर होने का अंदेशा है। यानी आप अगर दरखास्त मुस्तरद कर देते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं पिटीशन, तो फिर वफाक कहाँ जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट उसका रास्ता बता देगी कि वफाक ने कहाँ जाना है। तो सुप्रीम कोर्ट सुनी इसलिए रही है। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की दोबारा से इस्तदा कर दी है जी कि आप फुल कोर्ट बनाएं। उसका मकसद भी इस केस को लिंगर ऑन करना है ताकि टाइम मिल जाए, ये भी एक है। और दूसरा एक और बात उन्होंने तहरीरी जवाब में कहा है कि जी 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार अफराद के खिलाफ फ़ौजी अदालत में ट्रायल चलेगा। ये सवाल पूछा गया तो हुकूमत ने बताया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस गिरफ्तार तमाम अफराद के खिलाफ फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं चलाया जाएगा, बल्कि सिर्फ उन अफराद के खिलाफ फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होगा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आते हैं, जो ममनुआ तनसीबात में घुसे हुए थे और जिन्होंने तनसीबात में तोड़ फोड़ की। अब यहाँ पे उन्होंने 2 कैटेगरीज बना दी हैं कि जो अंदर थे उनके खिलाफ होगा, जो बाहर थे उनके खिलाफ नहीं होगा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत। तो लिहाजा इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो लगाने का इनका इरादा है कि ये होगा जनाब ममनुआ तनसीबात के अंदर जाने का। अब उसमें भी एक डिबेट है, जो डिबेटेबल बात है वो ये है कि क्या ये डिक्लेयर किया हुआ था, ये अब अगला मरहला है। लिहाजा ये अभी इस पे बहुत सारी सैर हासिल बहस होनी है, तो उसके बाद पता चलेगा कि आगे जाके होता क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।